गुड मॉर्निंग। हम लोग गेस्ट पेपर कंपनी लॉ की बात करेंगे। क्लियर? क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, अभी वीडियोस में दिखा दूंगा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ कंपनी लॉ के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करते, पूरे एक साल के कोर्स को, मतलब पूरे एक साल में जो पढ़ाया जाता है या 3 घंटे में जो आपको लिखना है, जिसको कम से कम 20 से 25 घंटे में डिलीवरी की जाती है लेक्चर्स को, उसको 20-25 मिनट में अगर हम ले आते हैं तो नो डाउट उसको कॉन्सेप्ट से ही ले आएंगे। तो मेरी बात गौर से सुने और उम्मीद करता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरे पास। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और एक्सप्लेन इट। कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है। ठीक है, ये 4 नंबर में लिखा हो सकता है, 10 मार्क्स में आ जाए। तो अल्ट्रा वायरस क्या है और इसे एक्सप्लेन करना है। तो अल्ट्रा वायरस होता क्या है, इसको कहते हैं सिद्धांत से। अल्ट्रा वायरस को हिंदी में कहते हैं से क्या बोलते हैं, अधिकार से परे। किस क्या बोलते हैं, अधिकार से परे। अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे जी। एक बार मैं एक स्टोरी आपको समझा दूं तो स्टोरी से ही इसको हम पढ़ लेंगे। एक काम करते हैं, रामायण की एक स्टोरी लेते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ, ये तीनों लोग जंगल में रहते हैं, है ना, सबको पता है स्टोरी। तो जंगल में रहते हैं तो एक बार ऐसा होता है कि राम जी होते ही नहीं है घर पे, तो सीता माँ और लक्ष्मण जी 2 लोग होते हैं। लक्ष्मण जी कहीं जा रहे होते हैं तो सीता जी अकेले बच जाती हैं। और जब सीता जी अकेले बच जाती हैं तो अब सीता जी का देख रेख कौन करेगा भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जंगल में है तो कौन उनको देख रेख करेगा। तो लक्ष्मण जी जाते जाते कहते हैं कि ये मैं सर्कल खींच जाता हूँ। एक सर्कल वो बना देते हैं और सर्कल का नाम दे दिया जाता है लक्ष्मण रेखा। और लक्ष्मण जी कहते हैं देखिए, अगर इस सर्कल के बाहर आप नहीं गई, अगर इस सर्कल के बाहर नहीं गई तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आप ये जानिए कि सर्कल के बाहर नहीं जाना है। अगर आप सर्कल के बाहर नहीं जाती है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो सर्कल है वो जो सर्कल है वो उनके लिए एक ऐसी लाइन खींच दी गई कि इसके अंदर आप सेफ जोन में, और इसके बाहर जाएंगे तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। बहरहाल बात की बात है कि सीता जी किसी भी रीजन से या किसी भी उसमें बाहर चले जाते हैं और रावण उठा ले जाता है, जिसके वजह से पूरी रामायण बन जाता है। क्लियर? अब हम आपको इस बात को डिस्कस करते हैं, पूरी बात सुनिएगा। अब मैं बात करता हूं, तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसे कहते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस में क्या है, कंपनी भी अपने दायरे के बाहर जब काम करती है तो उसे अल्ट्रा वायरस कहते हैं। अगर दायरे के अंदर रह के कहती है तो कोई उसे टच नहीं कर सकता, किसी तरह से प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपने दायरे के बाहर जाके काम करती है तो उस दायरे को कहते हैं अल्ट्रा वायरस। अरे सर जी, ये दायरा क्या है, क्या वहां भी लक्ष्मण जी का रेखा होता है? यस, वहां लक्ष्मण जी का जो रेखा है उसका नाम दे दिया गया डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स में जो भी बातें मेंशन है उसके बाहर जाके काम नहीं करना। जितनी बातें लिखी हुई हैं, जितनी बातें मेंशन है आपके डॉक्यूमेंट्स से, उसके बाहर काम नहीं करना। यानी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है 100 रुपए की शेयर इशू करना है, आप 101 का इशू करोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी जी। तो जितना डॉक्यूमेंट में बातें मेंशन है वही बातें आपको करनी है, वही काम करना है। अगर उसके एडिशन में जाके आप काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस। चलिए जी, तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कितने हैं? 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जी। एक होता है प्रॉस्पेक्टस, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो 3 बुक्स होती हैं, 3 उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? 6 क्लास होते हैं इसमें, है ना, 6 क्लास होते हैं। नेम क्लास, सब्जेक्ट क्लास, ऐसे कितने क्लास होते हैं भाई? 6 क्लास। ये 6 क्लास बुक से देख लीजिएगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत जगह काम आएगा आपके। तो 6 क्लास होते हैं जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और ये 6 क्लास के लिखने। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, वो इंटरनल मैनेजमेंट को डील करता है कि आउटसाइडर को डील करता है? आउटसाइडर को डील करता है। बिजनेस में 2 तरह से अफेक्टेड होता है, इनसाइड और एक आउटसाइड। तो आउटसाइड की बातों को कौन देखता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी। नाम मतलब नेम क्लास, सब्जेक्ट क्लास और नेम क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, ऐसे 6 क्लास होते हैं। मैं डिस्कस करूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? बिजनेस को कंट्रोल के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इंटरनल जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं ना, जितने भी रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो भी उनकी बातें रखी जाती हैं, वो किसमें आते हैं? इंटरनल क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है?
कि जिसमें 6 क्लास होते हैं, 6 बातें होती हैं और ये बाहरी रूपरेखा को देखते हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, जो इंटरनल, तो इंटरनल में क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड्स क्या होंगे, शेयर कब इशू कर सकते हैं, शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी कब कर सकते हैं, उनको रिडीम कब करेंगे, इंटरिम डिविडेंड कब होगी, रेम्यूनरेशंस क्या होगा, ऑडिटिंग कैसे होगी, ईच वन जो इंटरनल बातें हैं ना, तो ये बताइए आप किस में ज्यादा कंटेंट होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ज्यादा कंटेंट होते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ज्यादा कंटेंट होते हैं? कंटेंट कहाँ है, कंटेंट कहाँ ज्यादा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट ज्यादा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? मेमोरेंडम में केवल 6 है और आर्टिकल में ना ऐसे देखेंगे तो 30, 50, 40 पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर? तो बिजनेस के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं इंटरनल, तो सारे बात किस में आ जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और प्रॉस्पेक्टस क्या होता है जी, तो मेमोरेंडम क्या होता है, बाहरी बातों से लड़ने के लिए। आर्टिकल क्या होता है कि इंटरनल सारे रूल्स जितने भी हैं, इंटरनल जितने भी रूल्स हैं, शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ 1 शेयर्स वैल्यू, 1 शेयर्स की वैल्यू निकाल लेना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड, सोर्सेस ऑफ फंड, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जितने भी बीच की बातें आती है ना जी, सब ठीक है, सब कहाँ आ जाती है, जब भी बिजनेस को रेगुलेट करते वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी बातें कहाँ रहती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो मैं आगे बात करता हूँ। और तीसरा होता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है, शादी हमारे यहाँ है, अगर मान लेते हैं कि चलिए निहाल की शादी है, तो निहाल क्या करेगा इस शादी के लिए, निहाल क्या करेगा कि इस शादी को बताने के लिए लोगों को एक कार्ड छपवाएगा, और कार्ड लेके घर घर जाएगा, देखो हो हमारा ब्याह है। कौन कह रहा है, निहाल कह रहा है, अरे भैया निहाल की शादी है, तो भैया ये इसकी लेके जाएगा कार्ड तोड़ तोड़ के, शुभंगम, पूजा जी जरा देखिएगा, शालिनी देखिए, सब ये सब आप लोग देखिए, हमारे यहाँ शादी है, आ जाएगा, क्यों अनुभव, आ जाएगा हमारे यहाँ शादी है। तो भैया जी ये सबके हम ले जाओ, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, कहते हैं हमारे यहाँ शादी है, और कोई पूछ लेते हैं, चलिए जी ये शादी के लिए कार्ड लेके जाते हैं। तो जो शादी के लिए कार्ड लेके जाते हैं, ये इनविटेशन कार्ड है। और इनविटेशन कार्ड क्या कहता है, इनविटेशन कार्ड कह रहा है कि आइएगा हमारे यहाँ शादी में। इसी तरह से प्रॉस्पेक्टस कंपनी का एक इनविटेशन कार्ड है, जो इन्वेस्टर को अपने शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई किया जाता है, कि भैया एक इनवाइट किया जाता है कि मेरे शेयर को खरीदो, शेयर को प्रमोट करने के लिए, अपने शेयर्स को बेचने के लिए जो हम कार्ड इशू करते हैं, जिसके थ्रू करते हैं, जिसमें अपनी बातें बताते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं, उस नाम का क्या बोलते हैं जी, टोटल अगर हम बात बता दें तो उस नाम को बोलते हैं हम प्रॉस्पेक्टस। क्लियर? तो प्रॉस्पेक्टस भी कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्टर क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्रॉस्पेक्टस में वही सारी बातें मेंशन होनी चाहिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है। तो प्रॉस्पेक्टस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच की बातें हैं जी। क्लियर? तो हम इस बात को कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। तो मैं अल्ट्रा वायरस की बात कर रहा था, तो प्रॉस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये 3 बातें हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनीज, तो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 3 है भैया जी, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और तीसरा है प्रॉस्पेक्टस। तो इन तीनों बातों में अगर कोई बातें मेंशन है, इसके अंदर काम करते हैं तो आप हद के अंदर काम कर रहे हैं, अगर इसके बाहर काम करते हैं तो इसी को कहते हैं अल्ट्रा वायरस। अगर इसमें छपी हुई किसी भी बात को अगर ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, इस बात को ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट को तोड़ देते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं, इसके बाहर जाके काम करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, अल्ट्रा वायरस। क्लियर है जी? अल्ट्रा वायरस के बाद मेरे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स? व्हाट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स? अब ये बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। शेयर्स जो होते हैं कंपनी के सोर्सेस ऑफ फंड होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड होते हैं। कंपनी के सोर्सेस ऑफ फंड क्या होते हैं जी, कंपनी कहां से पैसे उठाते हैं? तो कंपनी की 2 चीजें होती है, मैं बताऊंगा आपको। एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या होता है, एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो मैं मेनली बात बता दूं, सोर्सेस ऑफ फंड क्या होते हैं कंपनी के? कंपनी के सोर्सेस ऑफ फंड होते हैं, कंपनी को पैसे की जरूरत है, या तो शेयर इशू करता है, यानी सामने वाले को ओनर बना लेता है अपने यहाँ और शेयर इशू कर देता है। फिर लोन लेने के लिए हो, या तो बैंक से लोन ले लेता है, या तो डिवेंचर इशू कर देता है। क्लियर है? या तो बैंक से लोन लेता है या पब्लिक से लोन लेगा। पब्लिक से लोन लेगा अगर, तो इस लोन के लिए क्या इशू कर देगा, डिवेंचर्स। तो मेनली बात अगर बता दूं, कंपनी के सोर्सेस ऑफ फंड यही है, कंपनी के पैसे आने के जरिए यही है। एक होता है शेयर्स, एक होता है डिवेंचर्स, ओके, और एक होता है बैंक से लोन ले लेना।
तो कंपनी क्या करती है कि शेयर इशू करती है, उस शेयर पे डिविडेंड देती है, डिवेंचर इशू करती है, मतलब किसी से लोन लेके एक सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिवेंचर्स। उसके बदले उनको इंटरेस्ट पे करती है, बैंक से लोन लेती है उसके बदले उनको इंटरेस्ट पे करती है। तो ये जो पैसे लेती है इसे कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। और जब ये पैसे उनको वापस कर देती है तो इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो पैसे कब वापस करती है, पैसे वापस करती है तो कहते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। शेयर होल्डर को पैसे वापस करेगी तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर होल्डर को वापस करेगी तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बैंक का जो पैसा लिया था उसको वापस करेगी तो क्या बनेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये तो हो गए सोर्सेस ऑफ फंड और ये दूसरा हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, अब इस बात को हम जरा डिस्कस कर लें। तो कंपनी के पास जब कंपनी इशू करती है शेयर्स तो दो तरह के शेयर होते हैं जी, एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी के ओनर होते हैं। इक्विटी शेयर भी ओनर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी ओनर होते हैं, यही ओनर है कंपनी के। कंपनी के ओनर कौन, इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों ही ओनर होते हैं जी। इक्विटी भी ओनर होता है कंपनी का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कंपनी का ओनर होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करने का प्रोविजन है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर के पैसा देने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा देते हैं उनका जो प्रोविजन है, उनके पैसे वापस करते हैं, उसे कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से वापस खरीद लेती है तो इसे कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। क्लियर। तो कंपनी ने पैसे लिए थे, उनके पैसे देने का मीडियम क्या बनाती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने का मीडियम क्या बना देती है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और इनको देने का मीडियम क्या बनाती है, इनको कैसे देती है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को देने हैं तो कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से वापस खरीद लेती है, इस खरीदने के बाद को कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। क्लियर है। तो ये हो गया भैया जी आपका बाय बैक ऑफ शेयर्स। मैं जरा क्वेश्चंस को आगे कैरी करता हूँ। ये 4 नंबर में था इसलिए मैंने ज्यादा नहीं दिया। लिखा है डिफाइन प्रोमोटर एंड एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ द प्रोमोटर्स एंड डिस्कस हिज लायबिलिटीज। तो चलिए जी मैं बात करता हूँ प्रोमोटर्स की। सब बच्चा ये जानता है ना कि प्रोमोटर्स जो है वही कंपनी का ओनर होता है। मैं आपको सीधी सीधी 3 बातें बताता हूँ। एक होता है कंपनी का प्रोमोटर्स, एक होता है कंपनी का डायरेक्टर्स और एक होता है कंपनी का शेयर होल्डर्स। एक नहीं होता, मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं। तो होता है प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। मैं तीनों की बात करता हूँ जी। कंपनी का जो मालिक होता है, जो कंपनी का ओनर होता है वो शेयर होल्डर्स होता है। कंपनी का ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स। कंपनी का ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स। तो जो कंपनी का ओनर होता है वो होता है शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर, अभी बताया था ना, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर। बोथ शेयर होल्डर इज ओनर ऑफ अ कंपनी। ये दोनों शेयर होल्डर ओनर ऑफ कंपनीज होते हैं। अब इसके बाद आता है प्रोमोटर्स है, फिर डायरेक्टर्स है। डायरेक्टर्स की बात मैं कर दूं, डायरेक्टर को सीधा सीधा आप समझिएगा जी। डायरेक्टर इज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर कौन है, कंपनी का मैनेजर है। कंपनी का मैनेजर है। आप ऐसे कह लो कि डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। तो डायरेक्टर कौन है, कंपनी का एम्प्लॉय है, वो मैनेजर है। और मैनेजिंग करने के लिए जो राइट्स दिया गया है वो किसके पास है, डायरेक्टर के पास। अच्छा जी, ये डायरेक्टर्स क्या होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। सिंगल मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं डायरेक्टर हूं। अगर मेरे जैसे वहां 5 डायरेक्टर्स हैं तो अभी 5 डायरेक्टर को डिसीजन लेने के लिए मुझे एक बोर्ड बनानी पड़ेगी। अब नाम दे दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब 1 से प्लस में डायरेक्टर्स हो जाते हैं, डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, इन डायरेक्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम देते हैं भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब बात हम डिस्कस तो आज कर ही रहे भैया जी, प्रोमोटर्स कौन है। भैया ये तो आना ही क्वेश्चन, या तो 4 मार्क्स में या 10 मार्क्स में या 20 मार्क्स में। तो मैं बात करता हूँ प्रोमोटर्स कौन है जी। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा जी। प्रोमोटर्स क्या है, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं और इतने आइडियाज हैं किसी में क्या बताऊं जी। बिजनेस को लेके बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं बहुत ज्यादा मार्केट में घूम रखा हूं, मुझे बहुत नॉलेज है, मतलब मोर आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज है जी। अब इस आइडियाज को मेरे पास एप्लीकेंट अप्लाई करने के लिए मेरे पास कैश नहीं है जी। इस रिस्क को लेने के लिए, बिजनेस को करने के लिए मेरे पास क्षमता नहीं थी, मैं रिस्क ले नहीं पाता। ठीक है जी, मैं क्या करूं,
अब मेरे इस आइडियाज को कोई भुनाएगा, कोई होगा जो मेरे इस आइडिया से पैसे कमाएगा। अब वो आके मुझे ऑफर देता है कि चलिए आप मेरी कंपनी को स्टार्ट करवाइए, आप मेरी कंपनी को प्रमोट करिए, आप मेरी कंपनी के सिक्योरिटी में देखिए। जैसे आप मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि एक आदमी मान लीजिए हीरो है, क्या बोलते हैं एक्टर्स है, तो जब भी कोई आता है उनके यहाँ पुलिस आती है तो क्या कहते हैं, मुझसे मत बात करिए, मेरे लीगल एडवाइजर से बात करिए। तो भैया जी वो वकील रख रखे होते हैं, कोई बात ही नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता नहीं बात करते, कोई बात हो जाती तो कहते नहीं मुझसे बात मत करिए, मेरे लीगल एडवाइजर से बात करिए। अब लीगल एडवाइजर और एक्टर्स क्या, एक्टर जो है क्षमता रखता है किसी स्पेशल वर्क में, एक्टर जो है बढ़िया एक्टिंग कर लेता है जी, नाच लेता है बढ़िया, डायलॉग बढ़िया बोल लेता है ना, एक्टिंग कर लेता है, वो उसके पैसे कमाते हैं। लेकिन लीगल लॉ के बारे में उसको नहीं पता है। और जब उसको लॉ के बारे में नहीं पता है तो उसने एक वकील को हायर कर रखा है कि अगर लॉ वाली कोई समस्या आएगी तो तुम देख लेना जी। इसी तरह से कंपनी में रिस्क लेने वाला बंदा है, कंपनी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन कंपनी के इस बात की जानकारी उसके पास नहीं है जी, या कम जानकारी है, तो एक्सपर्ट को मार्केट से उठा देगा और कंपनी के ईच वन स्टेप पर ये प्रमोटर्स ना उनका साथ देगा। प्रमोटर्स रूल्स बताएगा, प्रमोटर रिसर्च करवाएगा, प्रमोटर्स शेयर बेचने के तरीके बताएगा, प्रमोटर्स मार्केट में कंपटीशन से डील करने की बात करेगा, प्रमोटर्स मार्केट में फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं उनकी बात करेगा, प्रमोटर्स फ्यूचर्स देख के बताएगा, प्रमोटर प्लान करेगा, प्रमोटर वो जितने भी आइडियाज होते हैं उसको एक्सप्लेन करेगा, प्रमोटर्स अगर किसी प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, प्रमोटर्स अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है इसका अनुमान ले आके बताएगा, मार्केट में कब क्यों कैसे कहां कौन सी बातें डील होने वाली है इसको उसको अंदाजा होता है तो वो उनको करेगा, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, कैसे हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हमारी पब्लिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड क्या होंगे, हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होंगे, पैसे कहां से आ सकते हैं, इसमें कौन सी शेयर इशू करनी है, कब रिडीम करनी है, ईच वन बातें जो डिसाइड करने की बात करते हैं ना, ये प्लान करने की जो बात करते हैं ना, मार्केट से लड़ने की बात करते हैं ना, तो ये सब कौन करता है भैया, प्रमोटर्स। तो कंपनी का प्रमोटर्स जो है जन्मदाता होता है कंपनी को आगे ले जाने में। कंपनी को हम प्रमोटर्स का मतलब जानते हैं, बना के क्या लिखेंगे, प्रमोटर वह जो कंपनी को प्रमोट करता। अरे यार आप लोग ये समझते हो प्रमोट करता मतलब धक्का देता है, जैसे हम क्लास 2 में फेल हो गए थे तो प्रमोट कर दिया गया हमको, है आ जाओ हमारे तरफ थर्ड में आ जाओ। अरे जी ऐसा नहीं है, उसे प्रमोटर्स नहीं कहते हैं। प्रमोटर्स कहते हैं जो कंपनी की सारी जितनी बातें भी मैंने बकबक करी, इन सारी बातों को जो डील करता है कौन होता है, प्रमोटर्स। तो प्रमोटर एक एक्सपर्ट बंदा होता है, एक एक्सपर्ट बंदा होता है। ऐसे समझ जाओ, सीधी सीधी बात, लीगल एडवाइजर होता है जी। अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम्स आती तो कौन आके देखेगा उसको, प्रमोटर्स देखेगा। तो ये एक ऐसे समझ है, प्रमोटर्स कौन होता है, लीगल एडवाइजर्स होता है। क्लियर। अब इनके पास लीगल राइट्स होते हैं, वो कंपनी में एम्प्लॉइज की तरह काम करते हैं। क्लियर है। और आगे बढ़ूंगे तो ये बात आ गई किसकी, प्रमोटर्स की। भाई एक बात तो फिक्स है जी, 5 घंटे के लेक्चर को 5 मिनट के अंदर अगर डिलीवर करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही बकबक कर सकता हूँ। बच्चा कह रहा है मेरे पास कंटेंट नहीं मिल रहा है सर, हेडिंग नहीं मिल रहा है। अरे भैया मैंने कीवर्ड बोला ना, बुक्स उठाओ धड़ाधड़ हेडिंग से याद कर लो, पेपर में आएगा, छपा रहेगा। क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसके बाद है अगला मेरे पास क्वेश्चन है कि what is the define wind up of a company, under what circumstances of a company is wind up। कह रहा है कंपनी के समापन की बताइए और कंपनी किन सिचुएशन में समाप्त हो जाती है जी। चलिए जी मैं डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल आराम से मैं करता हूँ। कंपनी के समापन की बात करिए और कंपनी किन सिचुएशन में समाप्त हो जाती है। ठीक है जी। इसको कहते हैं इंग्लिश में वाइंड अप एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ वाइंड अप या सिचुएशंस ऑफ वाइंड अप। कब कंपनी बंद हो जाती है, एकदम आराम से समझिएगा। कंपनी बंद होने का मतलब क्या है, एक संस्था चल रही थी और ये संस्था अब आपका क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। इस बंद होने के कारण तो बहुत हो सकते हैं जी, लेकिन इसको 2 हेडिंग्स में बांट दिया जाता है। एक बोला जाता है कि इच्छा से अपने मर्जी से, और दूसरा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के कहने पर, लॉ के कहने पर। एक तो अपनी मर्जी से और दूसरा लॉ के कहने पर। आइए जी, कंपनी अपनी मर्जी से कब बंद होती है, कंपनी अपनी मर्जी से कब बंद होती है, या तो हो सकता है कंपनी लॉस मेकिंग हो गई हो,
या तो हो सकता है ये कंपनी बंद करके दूसरी कंपनी ओपन करनी हो, या तो हो सकता है कि इसके मार्केट में शेयर्स का रेपुटेशन बहुत डाउन हो गया हो और कंपनी रन नहीं कर पा रही हो, या तो हो सकता है कि इसकी फ्यूचर ना दिखाई दे रही हो तो इस कंपनी को बंद करना हो सकता है कंपनी मर्ज हो गई है, कंपनी उठ के दूसरे में जा रही हो तब इसको बंद करना हो सकता है किसके पास आइडियाज है इस कंपनी को शिफ्ट करके किसी और भी प्रोड्यूस करना या किसी और भी कहीं इन्वॉल्व हो जाना तो इसको बंद कर सकता है। क्लियर? ये लॉस मेकिंग संस्था हो गई तो बंद कर सकता है, फ्यूचर इसका अच्छा नहीं है तो बंद कर सकता है, आने वाले फ्यूचर्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है उसको डील करने के लिए पहले इसको ये शट डाउन कर सकते हैं। इन तमाम रीजन से कंपनी क्या कर सकती है? बंद कर सकती है। लेकिन ये जो कंपनी बंद होगी ना, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ढेर सारे प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ते हैं, आफ्टर देन कंपनी बंद होती है। इसे हम कहते हैं वाइंड अप। तो ये तो भैया अपनी मर्जी से हो गई, ये किससे हो गया? अपनी मर्जी से हो गया। ये हमारी मर्जी है जी, लॉस हो रहा है जी बंद कर दो, कंपनी जो है ना अच्छे से नहीं चल रही है बंद कर दो, कंपनी का फ्यूचर नहीं है जी बंद कर दो, है ना। तमाम तरह की ऐसी प्रॉब्लम अभी जो बकबक करी ये सब आ जाते हैं अपनी मर्जी से। दूसरा, लॉ के द्वारा बंद कर दो, गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दो। कौन सी बात है भैया लॉ के द्वारा बंद कर दो? चलिए, जब भी आप लॉ तोड़ेंगे या जब भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे या जब भी आप अल्ट्रा वायरस का काम करेंगे या जब भी आपके जो भी बातें मेंशन्ड प्रॉस्पेक्टस और किसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसके बाहर जाके काम करेंगे तो कंपनी आपका कान पकड़ ले, गवर्नमेंट कान पकड़ ले, सुनो 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 मैंने कहा था ये काम नहीं करेंगे तुम काम कर रहे हो, ये नहीं लिखे थे तुम ये काम कर रहे हो, आ जाओ बंद कर दो। तब ये कब करते हैं? देखिए, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तब बंद कर देते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल और प्रॉस्पेक्टस, ये तीनों अगर इनके पास अवेलेबल नहीं है या सही से नहीं चल रही है तब बंद हो जाती है। इन्होंने गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं कर रखे तब बंद हो जाती है। कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो नहीं कर रखे तब बंद हो जाती है। शेयर होल्डर इनके ऊपर क्लेम कर रहे हैं तब बंद हो जाती है। किसी लेंडर्स का किसी कहीं से बारोड किए हुए हैं, उस बारोड को पैसे बारोइंग मनी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनके क्लेम करने के बाद इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर? और बताइए और कौन सी प्रॉब्लम आती है? कंपनी जो है लेंडर्स का पैसा पेमेंट नहीं कर रही है, बारो जो करिए पैसा उसको पे नहीं कर रही है। और बताइए और कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? ठीक है, ये इलीगल काम करने करते हैं सर, ये जो है गवर्नमेंट के प्रोविजन के अगेंस्ट काम करने लगते हैं, जो हमारे प्रोविजंस में नहीं हो उसके अगेंस्ट काम करने लगते हैं, है ना। हो सकता है जी ये इलीगल काम करने के साथ साथ ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये और भी तरह की प्रॉब्लम जनरेट करने लगती हो जिससे सरकार इसको क्या करा दे? बंद करा दे। तो गवर्नमेंट के थ्रू बंद करा सकते हैं। तो दो तरह से वाइंड अप कर सकते हैं, एक अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कारण आपको समझ में आ गया, और दूसरा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का कारण कब है? जब भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे, प्रोविजंस के अगेंस्ट जाएंगे, तब इनके प्रति एक्शन लिया जाएगा और इस एक्शन को लेकर इनकी कंपनी को बंद कराया जाएगा। लेकिन ये जो बंद करानी है जी, इसके पहले कुछ प्रोसीजर्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है और इसके अगेंस्ट इसके थ्रू ही कंपनी इनको क्या कर सकती है? वाइंड अप कर सकती है। वाइंड अप का मतलब समाप्त कर सकती है। क्लियर? तो समापन के दो, एक अपनी मर्जी से और एक कौन? गवर्नमेंट। तो कब गवर्नमेंट करेगी भैया जी? जरा एक बार फिर से बात करिए। गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करते तो बंद कर देती है जी। जो भी समाज के अगेंस्ट होता है अगर वो करते तो बंद कर देती है जी। जो भी ये किसी का कोई इनके ऊपर मुकदमा कर देता है और यहाँ फ्रॉड पाए जाते हैं तो बंद कर देती है जी। क्लियर? आप लोग वो पढ़े थे ना, एक क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी। कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी, कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी में क्या था? मैं बीच में इसको ला रहा हूं लेकिन चलिए जी कहीं ना कहीं है ये कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी। कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी में था बेनकाब करना, पर्दा उठाना। पर्दा उठाना या बेनकाब करने की बात को कहते हैं कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी। तो कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी क्या होता है? बेनकाब करना या पर्दा उठाना, बेनकाब करना या पर्दा उठाना, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी। एक गाना सुना होगा कि पर्दे को मैं बेपर्दा न कर दूं तो मेरा नाम अकबर नहीं, ऐसा गाना सुना था ना, पर्दे को बेपर्दा न कर दूं तो मेरा नाम अकबर नहीं। ये पर्दे को बेपर्दा का मतलब कुछ समझ नहीं आया। आप जी छोटे थे वो मूवीज आई थी, क्या था जानते हैं? एक पर्दे के अंदर कोई और होता है और एक्शन किसी और की होती है, मतलब बताया कोई और जाता है, होता कोई और है, तो यानी सच्चाई नहीं होती है, जो वो झूठा होता है। उस बात को कहता है कि मैं पर्दे को बेपर्दा न कर दूं तो मेरा नाम अकबर नहीं। वही बात यहाँ है जी। कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी समझते ही बच्चों के दिमाग कान खड़े हो जाते हैं, तरीका कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी का है मास्टर। अरे यार कुछ नहीं है, कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी है बेपर्दा करना, बेनकाब करना। और बेनकाब करना क्या भैया? सीधी सी समझिएगा आराम से। बेनकाब करना क्या है?
कंपनी जो है उन बातों में उसमें काम कर रही है, ऐसे काम कर रही है जिसके लिए गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। अब इस गलती को जब पकड़ा जाएगा तो इसे कहते हैं बेनकाब करना। चलिए जी, मान लेते हैं ये ईमानदार आदमी, भैया फ्रॉड नहीं बोलेंगे, सुधांशु, ठीक है जी, ये लेके जाता है अपनी मार्कशीट और ये क्या करता है, मार्कशीट पे नाम हटा के सिस्टर का और अपना रख देता है, ठीक है, फोटोकॉपी करा देता है और उसके जाके वो नौकरी पा जाता है। अब नौकरी पा जाता है तो ये बात इसको बहुत खटती है, किसको है, खटक रहा है और ये दौड़ 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 कौन जाता है, कौन जाता है, कौन जाता है, चलिए जी यही चले जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है, सुबांगा में चले जाते हैं। अब ये लोग दौड़ के जाते हैं, नहीं निहाल जा रहा है, निहाल चल तुम ही जा रहा है, निहाल चला जा रहा है और निहाल जाके क्या कह रहा है समझिएगा कि देखो भैया जी ये नौकरी पाया ना, ये गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए, इनका नहीं, इनके सिस्टर का है। अब अरे कंपनी का जहाँ ये जॉब करते थे, अरे ऐसा है, ये इनका जॉब नहीं, ये इनका सर्टिफिकेट नहीं है। कहते नहीं है इनका सर्टिफिकेट। कहता रुको मैं देखता हूँ सर्टिफिकेट नहीं है। अब कंपनी है जांच पड़ताल करेगी क्योंकि ये तो बड़ा धोखेबाज आदमी था यार, तो कंपनी बेनकाब कर देगी कि मार्कशीट आपका नहीं है, आपके सिस्टर का था और आपने यहाँ लगा के अपना नाम और अप्लाई कर दिया जी, तो ये उनकी जॉब वहाँ खत्म कर दी जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी है, कंपनी के जो प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट करते हैं या कुछ चोरी करते हैं या गलत काम करते हैं, जब पकड़े जाते हैं उस बात का पर्दाफाश हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, बेनकाब करना। तो ये बेनकाब करने के ऊपर एक केस लॉ था जी। कौन सा केस लॉ था? सॉलोमन वर्सेज सॉलोमन का, सॉलोमन वर्सेज सॉलोमन का। तो सॉलोमन वर्सेज सॉलोमन का भी एक केस था। क्या था सॉलोमन वर्सेज सॉलोमन का? सॉलोमन एक आदमी रहता है जो जूता मेकर होता है, सॉलोमन एक आदमी रहता है जो जूता मेकर होता है, शूज मेकर होता है। तो जो शूज मेकर सॉलोमन है वो क्या करता है कि अपने ही एक कंपनी क्रिएट करता है। क्लियर? मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा, वो टाइम लगेगा। वो क्या करता है, अपनी एक कंपनी क्रिएट करता है और एक घर के 7 मेंबर जी कंपनी में आ जाते हैं जी। मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 7। तो एक घर के 7 मेंबर आ जाते हैं, एक अपने आ जाता है, उसकी वाइफ, 2 यही हो गए, ठीक है जी। और कितने 4 बेटे हो जाते हैं, 6 हो गए और एक लड़की उसकी है, 7 हो गए। अब वो 7 लोग हो गए जी। अब ये 7 लोग हो गए और वो क्या करता है, बड़े चालबाजी करता है, 7 लोगों से कंपनी क्रिएट करता है और फिर वह कंपनी को बाद में वाइंड अप कर देता है जी। और वाइंड अप करता है तो क्या करता है, अपने बड़े बेटे को सारा फुल्ली सिक्योर्ड डिबेंचर दे देता है। जब फुल्ली सिक्योर्ड डिबेंचर दे देता है तो बाकी जो अनसिक्योर्ड बचे वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये अनसिक्योर्ड वाले मुकदमा कर देते हैं और कहते हैं कि इसने फ्रॉड करा है, इसका ये एक ही घर के 7 मेंबर है जी और अपने ही बड़े बेटे को सारा सिक्योर्ड डिबेंचर दे रखा है। गवर्नमेंट का तरीका ऐसा भी होता है क्या है? इसने ऐसा करा है, चल बंद करो कंपनी, बंद करो। यस, इस सिचुएशन में भी गवर्नमेंट कंपनी को बंद करा देती है जब बेनकाब हो जाता है, बेपर्दा हो जाता है। इसको कहते हैं कारपोरेट वेल्थ। क्लियर? तो ये तो हो गया भैया लिक्विडेशंस। मैं बोल रहा हूँ 15 से 20 मिनट की मुझे वीडियोस बनानी है और लेक्चर्स जो है वो आपके 50 घंटे के हैं, तो थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस कर पाऊंगा मैं। आगे बढ़ता हूँ। लिखा है यहाँ गिव डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्लेन ईच। 20 मार्क्स में लिखा है जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो दोनों आ सकते हैं जी। ये तो समझ जाइए कि पेपर पर ये आउट है कि 4 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, 20 मार्क्स में ये बात कंटेंट तो छपे ही रहेंगे जी। तो किसकी बात करता हूँ मैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। तो चलिए जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करी थी कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इंटरनल जितनी भी ढांचे होते हैं, इंटरनल जितनी भी बातें आ सकती हैं, वो सारी बातों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी गवर्नमेंट के पास क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्ट्रार के यहाँ भी क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। और इसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे कंपनी रन होती है। यानी इंटरनल कंट्रोल करने के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट करने के लिए, इंटरनल रूल्स बनाने के लिए, इंटरनल प्रोविजंस बनाने के लिए, इंटरनल बिजनेस सर्कुलेट करने के लिए, इन सारी बातों के लिए जो एसोसिएशन दी जाती है उसका नाम दिया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और बाहरी बातों से लड़ने के लिए जो दिया जाता है उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। तो भैया जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लाज है। सबको सबकी कसम है, ये 6 क्लाज रट के जाना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ।
और आर्टिकल एप्रिसिएशन की बड़ी सारी नोट्स मैंने दे रखी है, तो कम से कम 30 कंटेंट्स हैं, तो 30 के 30 रट्स के जाना जी, तो 30 कंटेंट्स में कितना डिस्कस करूंगा। तो ये भैया हो गए आपके आर्टिकल और मोमेंटम्स की बात क्लियर। आगे मैं बढ़ता हूँ, लिखा व्हाट इज द मेजॉरिटी पावर रूल्स। ये मेजॉरिटी पावर्स क्या है, इसके रूल्स क्या है जरा बताइएगा। होता क्या है एक्चुअल में कि कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, तो अब कोई बात, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए किस शेयर होल्डर की बात माने, किसकी ना माने। तो जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं हो पाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस काम को शिफ्ट कर देता है। किस पे कर देता है? शेयर होल्डर पर। किस पे कर देता है? शेयर होल्डर पर। अब ये काम शिफ्ट कर दिया शेयर होल्डर पर। अब शेयर होल्डर जो है ओनर है, भैया इनकी मीटिंग्स बुलाई जाती थी। चलिए जी थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी की कितनी मीटिंग्स होती हैं? कंपनी की भैया जी 3 मीटिंग्स होती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अलग होती है, इनकी मीटिंग शेयर होल्डर की अलग होती है। कौन सी? एक होता है जीएम, एक होता है ईजीएम और एक होता है एजीएम। जीएम मतलब जनरल मीटिंग, ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो एक होता है जीएम जनरल मीटिंग, एक होता है ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एक होता है एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। तो एक सुनिए क्या है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए अगर कोई मीटिंग बुलाई जाती है, तो उसे जीएम या ईजीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएम या ईजीएम। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, इस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अगर कोई रूल्स कोई भी बुलाना पड़ता है, शेयर होल्डर की मीटिंग्स बुलानी पड़ती है, तो इस मीटिंग को कहते हैं जीएम या ईजीएम। जीएम मतलब जनरल मीटिंग, ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्लियर। और एक होता है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग होनी ही होनी है। अब जरा देखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है कि सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है जी, छोटे छोटे डिसीजंस ले लेता है और भी कोई बातें आती ले सकता है, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले ही नहीं सकता। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजंस नहीं लेता है, तो उसे अचानक से कोई मीटिंग से बुलानी पड़ती है जी, और उस मीटिंग का नाम बोलते हैं ईजीएम और जीएम, जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब इस मीटिंग में जब शेयर होल्डर आ जाते हैं, तो शेयर होल्डर कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। भैया कोई कुछ कहेगा, मान लीजिए 10 शेयर होल्डर कहते हैं कि इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए, और 6 शेयर कहते हैं, 6 शेयर होल्डर कहते हैं नहीं, इनके शेयर को फॉरफिट ना किया जाए। अब बताइए मेजॉरिटी किसकी है? 10 शेयर होल्डर की। अब इस मेजॉरिटी पावर का यूज करके एक कंपनी के सारे रूल्स जो भी बातें रखी जाती हैं, उसको वो फाइनलाइज करते हैं। तो ये होता है मेजॉरिटी पावर, क्योंकि एक शेयर होल्डर तो कोई काम करेगा नहीं, तो इन सारे शेयर होल्डर को मिला के जिनके पास ज्यादा मेजॉरिटी पावर है, वोटिंग राइट्स जानते हैं ना। अभी हमारे यहाँ मान लीजिए सांसद का चुनाव होता है, तो कौन सांसद बनेगा जी? जिसका लाउड स्पीकर तेज है वो बनेगा, कि जिसको पब्लिक चाहेगी वो, जिसको पब्लिक चाहेगी। अरे हमारे पास तो इतनी ताकत है कि जिसको ज्यादा मेजॉरिटी मिल जाती है वही जो सांसद बन जाता है, वही सांसद बन जाता है। वही हाल यहाँ है कि कंपनी में मेजॉरिटी पावर है ये, जब शेयर होल्डर किसी बात पर शेयर होल्डर ज्यादा हो जाते हैं तो बात मान ली जाती है जी। शेयर फॉरफिट में आप अक्सर पढ़े होंगे कि शेयर फॉरफिट करने के लिए मीटिंग्स बुलाई गई, और कुछ लोगों ने कहा फॉरफिट कर लिया जाए, कुछ लोगों ने कहा ना फॉरफिट कर लिया जाए। अगर फॉरफिट हाँ वाले बोलने की संख्या ज्यादा है तो मेजॉरिटी पावर उनकी अच्छी है जी, फॉरफिट हो जाएगा। अगर ना बोलने की संख्या ज्यादा है तो फॉरफिट नहीं की जाएगी। तो ये होता है मेजॉरिटी पावर, यानी कंपनी के डिसीजन लेने के लिए शेयर होल्डर या मेंबर्स की वोटिंग्स होती है। अगर वोटिंग प्लस में आता है तो उसके पास मेजॉरिटी पावर है, वोटिंग माइनस में आता है मतलब जिसका ज्यादा होता है वो मेजॉरिटी पावर है, और मेजॉरिटी पावर के थ्रू कंपनी के डिसीजन लिए जाते हैं। क्लियर है? मैं आगे क्वेश्चंस कैरी करता हूं। आगे लिखा है कि व्हाट इज डिवेंचर, व्हाट इज डिवेंचर एंड डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या है जी, और शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर होता है जी। मैं क्या बोलूं जी, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, मैं थोड़ी सी डिस्कस करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। कंपनी लोन लेती है जी, कंपनी 2 तरह से लोन लेती है। एक तो कंपनी लोन लेती है बैंक से, या तो ले लेती है पब्लिक से। तो जब कंपनी बैंक से लोन ले लेती है तो किसी सिक्योरिटी कुछ रख देती है, प्राइमरी सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी भी रखती है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी रख देती है। अब प्राइमरी सिक्योरिटी यानी बिल्डिंग का पेपर रख के बैंक से लोन ले लेती है, बैंक से लोन ले लेती है। लेकिन अगर कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेना चाहती है, डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेना चाहती है, तो किसके थ्रू कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेगा?
कौन सा जरिया है जो डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेगा? तो ये लोन लेने का जो कंपनी का जरिया है जी, ये जरिया जो है उनका क्या है, मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। उसे कहते हैं डिबेंचर्स। क्या कहते हैं? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब पब्लिक से लोन लेने के बाद एक प्रमाण पत्र दे देना जी, एक प्रमाण पत्र दे देना जी। और वो प्रमाण पत्र क्या दे देना कि भैया ये सर्टिफिकेट है। क्या है? ये सर्टिफिकेट है। और इस सर्टिफिकेट से आपको ये पता चलता है कि आपने कंपनी से क्या किया है, लोन लिया है। और सारे टर्म्स कंडीशन वहां लिखा रहता है कि आप किस तरह के डिबेंचर्स होल्डर हैं, कब आपको रिडीम किया जाएगा, रिडीम किया भी जाएगा कि नहीं किया जाएगा, डिबेंचर आपको कैसे इशू किए जा रहे हैं, पार पे इशू किए जा रहे हैं कि प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं कि डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होगा, इंटरेस्ट आपको कब पेमेंट करी जाएगी, रिडेम्पशन कितने दिनों बाद होगा, क्या अपने डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट करा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो इस पेज पे सारे कंडीशंस लिखे होते हैं जी। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपके लोन देने का, मैं लोन दिया हूं कंपनी का, जो सर्टिफिकेट मिलती है इसी सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं, डिबेंचर। तो ये डिबेंचर होल्डर कौन है? जो सर्टिफिकेट को रखा है वो कौन है? डिबेंचर होल्डर। जो कंपनी को लोन दिया है वो कौन है? डिबेंचर होल्डर। क्लियर? जो कंपनी को लोन दिया है वो कौन है? डिबेंचर होल्डर। और इस डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप यहाँ बता भी सकते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। कौन सा होता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर? रजिस्टर्ड डिबेंचर और नॉन रजिस्टर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ठीक है जी। कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल क्या है? ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनके पास अधिकार है अपने डिबेंचर्स को शेयर में बदलने का। नॉन कन्वर्टेबल क्या है? ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनको अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करने का राइट्स नहीं है। रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या है? ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनको एक शॉर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद पेमेंट कर दिया जाएगा, उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, इसे कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। आइए रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या है? रिडीमेबल डिबेंचर्स या ऐसे बोल सकते हैं कंपनी के लाइफ टाइम में या कंपनी के जीवन चलते ही चलते अगर वापस किया जाएगा या कंपनी के बंद होने के पहले अगर वापस करने का टाइम दे दिया जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं? रिडीमेबल है। अब कंपनी के बंद होने पर दिया जाएगा तो इसे बोलते हैं इररिडीमेबल। अच्छा, सिक्योर्ड डिबेंचर क्या और अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या है? डिबेंचर होल्डर को किसी भी प्रॉपर्टी के कोई पेपर सिक्योरिटी के रूप में दे दिया जाता है तो सिक्योर्ड डिबेंचर है, और नहीं दिया जाता है जी कोई बात नहीं तो उसे क्या कहते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अच्छा, सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर का बेनिफिट क्या होता है? जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उन्हें बेनिफिट ये होती है कि जब कंपनी बर्बाद होती है तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर से पहले किसको पैसा मिल जाता है? सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। क्लियर है? ये तो हो गया डिबेंचर्स। अब पूछा जाता है डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या अंतर है? अरे यार ये तो बच्चों वाली हो गई। शेयर्स होल्डर जो होता है वो कंपनी का मालिक होता है। शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलते हैं वो डिविडेंड एजीएम या ईजीएम में बताया जाता है। तो दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा कौन होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट कब बताया जाता है? एजीएम में बता दिया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट कब बता दिया जाता है? जब इशू किया जाता है तब बता दिया जाता है। तो उनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। और डिबेंचर होल्डर को, ए कंपनी सुनना, तेरे को प्रॉफिट हो या ना हो, मुझको तो ब्याज चाहिए चाहिए। तो ब्याज कितना चाहिए? शॉर्टेन रेट डिटरमाइंड होता है और उसी रेट से उनको ब्याज चाहिए होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर के सामने लिखा रहता है। प्रेफरेंस शेयर के सामने लिखा रहता है 8% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाएगा उस डिविडेंड रेट का नाम है 8%। और डिबेंचर के सामने जो रेट लिखा रहता है वो इंटरेस्ट रेट है कि डिबेंचर होल्डर तुमने मुझे लोन दिया है, अब मैं तुम्हें ब्याज दूंगा और ब्याज जो दूंगा इतने % से दूंगा। ये जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तभी फिक्स कर देती है, इस रेट से मैं दूंगा। क्लियर? तो ये हो गया डिबेंचर होल्डर। तो भैया शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं और डिबेंचर होल्डर वो होता है जो कंपनी को लोन दिया है। जी कौन क्या दिया है? लोन। क्लियर है? चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है चलिए जी, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो चलिए काम करते हैं ना, पहले हम आपको क्वेश्चंस दिखा दें। ये लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही हो, स्क्रीनशॉट में या क्वेश्चन नहीं दिख रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ इसका बना के रखा हूँ जी, पीडीएफ ले लें, या आप मेरे सेंटर आ सकते हैं, सेफसी क्लासेस आ सकते हैं, तो आप यहाँ से पीडीएफ की प्रिंट आउट ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ओके, मैं कैरी करता हूँ। तो चलिए जी, जैसा कि देखा गया है अभी की इस क्लासेस में, इनकम टैक्स मैक्सिमम 120 मार्क्स का मैच कर गया था और बीआरएफ भी मैच कर गया था। तो आप भी इसको अच्छे से पढ़िए, उम्मीद है ये भी मैच कर जाए। ये कहीं किसी तरह का कोई लिंकअप नहीं है मेरा जी कहीं से, बस इतना है कि हमारे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं उसके बेसिस पर पेपर एस्टिमेट कर देता हूँ कि कब कौन सा पेपर आएगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं आगे बात करता हूँ जी। अगला सवाल है कि कंपनी की अगर कोई लिखा है डिस्कस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को डिस्कस करिए अगर कंपनी कोई मिसगाइड करती है या कंपनी कोई इलीगल काम करती है। बड़े सारे पावर है भाई, गवर्नमेंट के पास तो पावर ही पावर है, गवर्नमेंट इनको बंद करा देगी। जैसे उसे फ्रॉड का पता चलेगा, जैसे कंपनी के मिसगाइड का, मिसलीड का, और ऐसे क्या बोलते हैं सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट का, या क्या बोलते हैं पब्लिक के किसी भी नुकसान पहुंचाने वाले सेक्टर में ये काम कर रही है, तो कंपनी गवर्नमेंट को पता चलता है या लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, पता चलता है कंपनी को क्या करा सकती, गवर्नमेंट क्या करा सकती है, बंद करा सकती है। अब ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ही चीज़ें थी। आगे फिर से मेरे पास सवाल वहीं वापस आ गए, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब कह रहा है कि प्रोसीजर बताइए फॉरफीचर ऑफ शेयर का। आप आराम से समझिएगा जी, फॉरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है। सब बच्चा समझता है फॉरफीचर का मतलब होता है हरड़, हरड़ का मतलब ही समझता है। मैं इसको आराम से डिस्कस करूंगा, 2-5 मिनट के अंदर ये थ्योरी आपको डिलीवर कर दूंगा। तो जरा सुन लीजिएगा क्या है फॉरफीचर। होता क्या है, अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को पैसा नहीं देता है, अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को पैसा नहीं देता है, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे देना था, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए सेकेंड कॉल पे। उसने क्या किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अब कंपनी उन्हें एक कंपनी वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, तो उस डेट तक, जो डेट उनका डिटरमाइन करा गया था, उस डेट तक उनकी कोई जवाब नहीं आती है, उस डेट तक उनके पास कोई जवाब नहीं आता है। अब अगर उस डेट तक कंपनी के पास उनका कोई जवाब नहीं आता, पैसे नहीं देते हैं, तो कंपनी उनको एक नोटिस देती है और नोटिस दे के क्या कहती है कि आप पैसा पेमेंट कर दीजिए जी। अगर अभी भी वो पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी एक अचानक से मीटिंग बुला लेती है, जिसको जीएम बोलते हैं, और वो मीटिंग का जीएम में शेयर होल्डर्स आते हैं और शेयर होल्डर को बीच में डिस्कस करी जाती है। कुछ शेयर होल्डर कहते हैं नहीं फॉरफिट कर लिया जाए और कुछ कहते हैं नहीं फॉरफिट किया जाए। तो जिन शेयर होल्डरों के पास वोटिंग राइट्स होती है वो वोट करते हैं कि इनको फॉरफिट किया जाए कि नहीं किया जाए। अगर मेजॉरिटी बनती है कि फॉरफिट कर लिया जाए, तब उस मेजॉरिटी में अगर फॉरफिट की मेजॉरिटी बन गई, तब क्या होगा जी, उसके बाद एक लीगल नोटिस भेजी जाएगी, जिस नोटिस का डेज होगा 14 डेज। डेज ऑफ नोटिस कितना होगा, 14 डेज। 14 डेज के अंदर वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। और ये बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया तो आप इसे क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। तब इस पैसे को, तब इस शेयर को आप क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। तो क्या होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो उसने 4 रुपए दिया था, उसे 4 रुपए को आप जब्त कर लेंगे और उसका मेंबरशिप कैंसिल कर लेंगे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो इस शेयर को मार्केट में दोबारा किसी को री इशू कर देंगे। क्लियर है? और री इशू कर देंगे और जितना बेनिफिट होगा आपको, उसको कैपिटल रिजर्व में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे जी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप इसको बड़े गौर से सुनिएगा जी। हाँ चलिए, खुशी, चलो भाई खुशी जरा ध्यान से देखो तुम। ये फोन मेरी डील हो गई खुशी से। अब खुशी से डील हो गई तो खुशी ने 2000 रुपये एडवांस दे दिया और ये 10,000 में खरीदने की बात करी थी। जैसे जाती मम्मी से कहती, मम्मी मैंने सर के फ़ोन लेने की बात करी थी, Realme C12 फ़ोन है और 10,000 में डील हो गई है, 2,000 में दे के आ गई हूँ, 8,000 दो। मम्मी चपाट से एक चपेट देती है कान पर, कहती है अरे तुमने Realme C12 की वैल्यू ही 14,000 में पूछा कितने दिन चला है, तुम 10,000 में खरीदोगी, जाओ पैसा मांग के ले आओ। अब मेरे पास दौड़े दौड़े आती कहती मेरा एडवांस दे दीजिए। मैं कहता हूँ नहीं दूंगा नहीं दूंगा जी। कहती क्यों नहीं देंगे, हमने नहीं देंगे हैं, ये लॉ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो सजा भी आपको मिलेगी। तो जो 2,000 हम जब्त कर लेंगे, इसे क्या कहते हैं, फॉरफिट कहते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह से जो शेयर होल्डर जितना पैसा दिया है उसके आगे देने में असक्षम है, तो उस पैसे को जो जब्त कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फॉरफिट कहते हैं।
मार्केट में इसको री इशू भी कर सकते हैं। लेकिन इन सारे प्रोविजन के अंदर एक प्रोविजन मैं बता दूं, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बात मेंशन है तभी ऐसा होगा जी, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बात मेंशन नहीं है तब ये नहीं। क्लियर है? मैं जरा आगे बढ़ता हूँ जी। देखिए मैंने इस बार पेपर जो बनाई है इसमें पार्षद सीमा नियम अंतरसीमा नियम कई बार हो गया है, तो ठीक है जी मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान रखिएगा इसका। इधर लिखा है डायरेक्टर ऑफ द प्रोसीजर्स। अच्छा जरा प्रोसीजर्स बताइए, डायरेक्टर जो है मीटिंग्स कैसे बुलाएगा, मीटिंग्स कैसे बुलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वह एक लीगल नोटिस जारी करेगा, पहले एक लेगा परमिशन लेगा, परमिशन लेने के बाद लीगल नोटिस देगा और लीगल नोटिस के बाद एक फेवरेबल टाइम रखेगा और उस लीगल नोटिस में सबसे साइन करा लेगा जी जितने भी मेंबर्स हैं, और फिर उन्हें जारी कर देगा कि ये मीटिंग्स हैं। अब मीटिंग्स में बड़ी सारी बातें आती हैं, मीटिंग्स कहाँ होना चाहिए, मीटिंग कब, मीटिंग कहाँ होना चाहिए, प्लेस क्या होगा, मीटिंग की टाइमिंग क्या होगी, मीटिंग के मेंबर्स क्या होंगे, फैसिलिटीज़ क्या होगा, उसकी सीईओ कौन होगा, ये सब सारी बातें उसमें डिस्कस करी जाती है। तो टाइम क्या होगा, टाइम एक फेवरेबल रखा जाता है सुबह 9 से, एक बार देख लीजिएगा, वैसे 9 से शाम को 5 बजे तक होता है। रीजन है कि अर्ली मॉर्निंग कोई पहुंच नहीं पाएगा और शाम 5 बजे के बाद क्या हो जाता है, रात हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, तो फिर जाने में, घर जाने में दिक्कत होगी, इसलिए ये टाइम रखा जाता है। ये ऐसे जगह रखा जाता है जहाँ पब्लिक प्लेस हो, यानी शहर वाला एरिया हो, अर्बन एरिया हो। अर्बन एरिया होने का मतलब है उन्हें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए, नियर बाई होटल, नियर बाई रेस्टोरेंट, होटल और रेस्टोरेंट के बीच में हो, कन्वीनियंस की सुविधा हो, आने जाने की सुविधा हो, और सीईओ अगर 10 मिनट लेट से पहुँचते हैं, है ना, सीईओ से अगर पहुंचने में लेट होता है तो इनके पास, मेंबर के पास राइट होती है कि सीईओ को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये सब सारे मीटिंग्स की बातें हैं, ये सारी मीटिंग्स करी जाती हैं। क्लियर है? तो आगे मैं बढ़ता हूँ। इसमें मैंने मोस्टली बात बता डाली, कुछ और भी बातें 4 नंबर में बता है, लिखा है कि शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं, अंशों के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर से क्या समझते हैं। देखिएगा कंपनी जो है, काइंड्स ऑफ कंपनी मैंने पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ कंपनी, तो टाइप्स ऑफ कंपनी को जरूर देख के जाइएगा जी। मैंने क्वेश्चंस में नहीं लिखा है, बड़े लिमिटेड क्वेश्चंस में क्या लिखूं, तो टाइप्स ऑफ कंपनी जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी जो बता रखा था इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि लिखा है शेयर को ट्रांसफर। अब जरा देखिएगा, 2 तरह की कंपनी की मेनली डिस्कस करी जाती है, एक प्राइवेट कंपनी की और एक पब्लिक कंपनी की। तो इन लोगों में जो बेसिक डिफरेंस होता है, इन लोगों में जो मेन बातें होती हैं वो ये होता है, पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर को ट्रांसफर करने की कोई रोक नहीं होती है। पब्लिक कंपनी का अगर कोई शेयर होल्डर है तो वो फ्री होता है, फ्री फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर, वो अपने शेयर को ट्रांसफर करने का एकदम फ्री रहता है, फ्री, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है जी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में जी ये बताया जाता है कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर होता है उसको अपने शेयर ट्रांसफर करने के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, यानी प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर को इजी ट्रांसफर नहीं कर सकता, और जबकि पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सकता है। तो इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, किसमें लगाई जाती है, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, जबकि पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती है। तो आप डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, उसको एक बार डिस्कस, एक बार डील करके आप जाइएगा। क्लियर है जी? मन में तो बहुत सारी बातें हैं, वीडियो इतनी लेंदी हो रही है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा शॉर्ट में बना दूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ जी, जरा ध्यान से समझिएगा। लिखा है कंपनी की सदस्यता से आप क्या समझते हैं ना, व्हाट इज द मेंट बाय मेंबरशिप, मेंबरशिप से आप क्या समझते हैं, कंपनी की मेंबरशिप की बात अगर करी जाए तो ये भी मैंने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया है। तो चलिए एक वीडियोस में और इसका बना के दूंगा, आज क्लास मेरी आके बैठी है, नहीं तो इसको थोड़ा और बना लेते, तो एक और बना के दूंगा, इन बातों को डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही छोड़ दी, एक वीडियो और इसका आज शाम तक मैं दे दूंगा, उसमें और भी कंटेंट पूरा कर दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए ढेर सारा थैंक यू। ओके।